हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान के 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो है मोलरता किसे कहते हैं, उसके बाद आता है मोललता किसे कहते हैं और तीसरा होता है मोल प्रभास या मोल अंश किसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन 3 टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे मोललता। सबसे पहले मोलरता हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, कोशिश करते हैं कि मोलरता क्या होती है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, इतना हम बेसिक बात तो जानते ही हैं, इतना बेसिक बात जानते हैं कि कोई भी विलयन है, थोड़ा सा यहाँ से बेसिक कुछ हम जान लेते हैं। कोई भी विलयन है तो ये किस प्रकार बनता है, जब विलायक और विलेय, थोड़ा सा यहाँ पे समझ जाइएगा, जब कोई भी विलयन हमें बनाना है तो विलायक और विलेय का होना आवश्यक है। जैसे कि विलायक का मतलब, विलयन मतलब समझ रहे हैं, मान लेते हैं शरबत है, ठीक है। तो यदि शरबत आपको बनाना है तो आपको मुख्य 2 चीजें चाहिए। सबसे पहला चाहिए आपको कि जो है पानी, ठीक है, और दूसरा आपको चाहिए चीनी या हम शक्कर कह सकते हैं। तो जो पानी और चीनी आपस में मिक्स करेंगे तब जाकर शरबत बन जाएगा। तो शरबत ही है विलयन और पानी क्या है, विलायक है, और जो चीनी है जो घुल रहा है पानी में उसे हम विलेय कहते हैं। इतनी बेसिक बात आप जानते हैं, ठीक है। तो अब आता है कि मोलरता किसे कहते हैं। तो इसमें यही बताया जाता है कि कोई भी विलयन है, यदि कोई विलयन है तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, 1 लीटर में उपस्थित, ध्यान से समझेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, क्या चीज, विलेय की मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, कोई भी विलयन है तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। तो आशा करते हैं इस प्रकार आप डेफिनेशन बोल देंगे ना कि कोई भी विलयन है उसकी 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की जो कुल संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप डेफिनेशन यही लिखेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप यहीं से बोल देंगे किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। अब आता है इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता इक्वल टू होता है विलेय की मोल, या हम कह सकते हैं विलेय का मोल वटे विलयन का आयतन, और वो भी किसमें, लीटर में, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखना है। मोलरता इक्वल टू होता है विलेय के मोल, जो यहाँ पे विलेय का मोल और बटे विलयन का आयतन, और वो भी किसमें, लीटर में। ये इसका फॉर्मूला होता है मोलरता का, आपको इसको याद रखना है। अब इसमें थोड़ा सा एक और बेसिक बात है जो आपको जानना चाहिए। हम इतना बात जानते हैं कि मोल बराबर होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार होता है। ये हम बेसिक है तो इतना हम जानते ही हैं कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो यहाँ पे भी है मोल,
ठीक है। तो यहाँ के विलेय का मोल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार भी हम लिख सकते हैं इसके जगह पर। तो यदि को इसी को हम थोड़ा सा और एक्सचेंज करें तो यहाँ पे मोलरता इक्वल टू हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और गुणे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। और वो भी किस में, तो लीटर में। ठीक है, तो ये भी आपका दूसरा एक और फॉर्मूला हो गया जिसको आपको याद रखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगा आपके लिए न्यूमेरिकल। तो इसको आपको याद रखना है। अब इसमें एक और आपके से टॉपिक पूछ लिया जाता है कि मोलरता का यूनिट क्या होता है, मतलब इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक भी आपको याद रखना है। यदि हम इसके मात्रक पे बात करें, मात्रक कहें या हम इकाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे मात्रक या इकाई पूछता है मोलरता का, तो आप कह देंगे मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोल प्रति लीटर हो जाएगा इसका। तो ये आपका हो गया मोलरता के बारे में पूरा डिटेल में हमने बता दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि मोललता किसे कहते हैं, उसके बाद मूल प्रभाज किसे कहते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं मोललता किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है मोललता। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे हमने एक परिभाषा लिख दिया है मोललता का। देखिए आपको परिभाषा कैसे याद होगा। कोई भी विलयन है, कोई भी यदि विलयन है तो विलयन के 1 kg, मतलब कोई भी विलयन है तो उसमें विलायक तो ही होगा। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि विलयन है तो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए विलायक और एक चाहिए विलेय। यदि ये दो चीजें हैं तब जाकर विलयन बनेगा। तो इसमें यही कहा जाता है कि कोई भी विलायक है तो विलायक के 1 kg, मतलब 1 kg विलायक में उपस्थित, कोई भी विलायक है तो उसके 1 kg में उपस्थित विलेय जो है इसकी मोलों की संख्या, मोलों की जो संख्या होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। समझ में आया ना, मतलब 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। तो इस प्रकार आप डेफिनेशन को बोल सकते हैं। समझ रहे हैं ना, यहां से ही आपको डेफिनेशन बोलना है, कभी भी रटना नहीं है। और यही बात तो हमने यहाँ पे भी लिखा है। हमने क्या लिखा है, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे। तो याद रखेंगे इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता इक्वल टू होता है विलेय का मोल बटे होता है विलायक का भार, और वो भी किस में भैया, तो केजी में, मतलब किलोग्राम। ये क्या कहेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। तो ये आपका हो गया एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। मैं इसको थोड़ा सा इस कलर से, ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो यदि इसी को थोड़ा से और अच्छे से हम इसको तोड़कर और फॉर्मूला बनाएं तो यहां से क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, गुणे क्या हो जाएगा, विलायक का भार। तो हम लिखेंगे विलायक का भार, और वो भी किस में, तो किलोग्राम में, मतलब केजी में। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। तो ये 2 फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब इसमें एक और पॉइंट्स आता है जो आपसे पूछ लिया जाता है, इसका मात्रक। तो यदि हम इसके मात्रक पे बात करें, यूनिट, इसका इकाई क्या होता है,
तो यदि हम इसके मात्रक पे बात करें तो इसका हो जाएगा मोल, और बाहर का जो यहाँ पे केजी में हम ले रहे हैं तो इसका सिंपल वे मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो मोलरता जब आपसे पूछ लिया जाता है तो इस प्रकार आपको पूरा डिटेल में आपको इसको लिखना है, और खासकर इसको आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी परिभाषा ना पूछकर इसका मात्रक आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन में। तो आशा करते हैं आप समझ के होंगे। अब हम अंत में देख लेते हैं मूल प्रभाज किसे कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं मूल प्रभाज या मूल अंश किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है मूल प्रभाज, या इसे हम मूल अंश या मूल प्रभाज के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा की ओर देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए कितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, बट आपको याद हो जाएगा, केवल यहाँ पे समझना है। तो देखिए हमने बताया ही है कि विलयन बनाने के लिए ये बात अगर आपने नहीं समझा तो ये बहुत मतलब कठिन हो जाएगा आपको समझना। तो विलयन बनाने के लिए विलायक और विलेय का होना आवश्यक है। मतलब विलयन बनाने के लिए दो घटक का होना आवश्यक है, एक घटक है विलायक और एक घटक है विलेय। तो मान लेते हैं तो किसी विलयन में उपस्थित कोई भी विलयन है, तो किसी विलयन में उपस्थित कोई भी यदि ये घटक दो घटक है तो किसी घटक का यदि हमें मूल प्रभाज ज्ञात करना है, मतलब कोई भी विलयन है और ये दो उसके घटक हैं, तो किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का यदि हमें मूल प्रभाज ज्ञात करना है, मान लेते हैं इसका यदि हमें मूल प्रभाज ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल प्रभाज उसी घटक के उस घटक के मोलों की संख्या, समझ में आ रहा है ना, मतलब इसी घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या ये बात याद रखें, कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, केवल आप याद रखिए, जब हम इसका फॉर्मूला बताएंगे तब आपको बेटर से समझ में आएगा। हम कह रहे हैं किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। देखिए ये विलयन है, तो यदि इसमें हमें कुल मोल ज्ञात करना है तो इसका जो मोलों की संख्या है और इसके मोलों की जो संख्या होगी, यदि दोनों मोलों की संख्या को हम जोड़ देंगे तो विलयन के मोलों की संख्या निकल जाएगी, और जो विलयन के मोलों की संख्या होगी वही तो कुल मोल होगा ना। तो इसका मतलब विलयन के ही हम कुल मोलों की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो हम यही कह रहे हैं किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। पहले यहाँ पे हमने बात लिख दिया है, इसको आप पढ़ लेते हैं। हमने क्या लिखा है, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पे इस पे बताया है विलायक पर, यदि हम इसका भी चाहें तो हम यही कहेंगे किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज या मूल अंश कहते हैं। चलिए इसका हम फॉर्मूला बताते हैं। मान लेते हैं ये एक विलयन है, इसमें दो घटक है। मान लेते हैं विलायक का हमें मोलों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो हम सिंपल वे में लिखेंगे विलायक के मोलों की संख्या अब बटे हम क्या लिख देंगे, बटे हम लिख देंगे कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोल क्या है भैया, विलयन के ही तो मोल होंगे ना कुल मोल, तो हम लिख देंगे विलयन की मोलों की संख्या, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुल मोलों की संख्या। तो ये आप समझ रहे होंगे कि यदि हमें विलायक का निकालना है तो विलायक के ही विलायक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ये मूल प्रभाज कहते हैं।
तो ये तो आपका हो गया पहले के लिए, मान लेते हैं हमने विलायक के लिए ज्ञात किया तो ये फॉर्मूला हो गया। अब आप कहेंगे नहीं भैया विलेय के लिए हमें बताइए कि मूल प्रभाज कैसे ज्ञात करेंगे। तो यदि हमें विलेय के लिए ज्ञात करना होगा तो हम यही लिखेंगे, विलेय का मूल प्रभाज। तो विलेय का मूल प्रभाज इक्वल टू हम लिखेंगे, विलेय के लिए निकाल रहे हैं तो विलेय के मूलों की संख्या ठीक है। अब बटे हम क्या लिख देंगे, बटे कुल मोलों की संख्या। तो कुल लिखें या विलयन के मोलों की संख्या भी हम लिख सकते हैं, विलयन की मोलों की संख्या, या आप लिख सकते हैं कुल मोलों की संख्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये दो आपके फॉर्मूले हैं, आप इसको याद रखना है। अब इसमें अंतिम आपसे पूछ लेते हैं कोई टीचर आपसे कि मूल प्रभाज का मात्रक क्या होगा, तो आप सिंपल वे में कहेंगे इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है और ना ही कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब बीमीय सूत्र भी नहीं होता है, क्योंकि भैया मोलों की संख्या है, नीचे भी मोलों की संख्या, तो मूल से तो मूल कट जाएंगे ना, और जब कट जाएंगे तो क्या मात्रक बचेगा, कुछ भी नहीं। इसमें एक और फॉर्मूला आ जाता है, इसको आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला हम इतना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल के लिए कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे हमें तैयारी भी तो करने है ना, तो इसके लिए मैं बता रहा हूं, तो आप इसको याद रखेंगे। तो एक और फॉर्मूला होते हैं, विलेय का मूल प्लस विलायक का मोल इक्वल टू होता है 1। तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है कि विलेय का मोल और प्लस विलायक का मोल इक्वल टू होता है 1। तो इस फॉर्मूले को आपको तीनों को याद रखना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये 3 टॉपिक। तो मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे और आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से 2024 का जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से तैयारी आपकी कराई जाएगी, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। और यदि क्लास जो 12th है उसके फिजिक्स का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ाई कराया जा रहा है, न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने हमेशा कहा है केवल उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, तुरंत आपको वो वीडियो मिलेगा, तो वहाँ से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।